जिसमें नाइट में भी ड्यूटी होती थी और दिन में भी। तो जो बाकी जो हमको समय मिलता था रेस्ट का, उस रेस्ट टाइम में हम लोग पढ़ाई करते थे। जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं उस दौरान जो हमारे ना चाहने वाले लोग होते हैं, जैसे हमारे परिवार के कोई पटीदारी में हो या कि हमें तो बस हर हालत में नौकरी लेनी है, और वही जज्बा हमने रखा। और ये मानिए कि जब हम 2009 में एसएसबी ज्वाइन कर गए, उसके बाद हमने देखा घर की परिस्थिति ठीक नहीं है। उसके बाद वहां भी बहुत लोग मिलते थे, अब कुछ नहीं होगा, ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, देखे हैं हमने दौर कई और आज भी मेहनत जारी है। अगर ये लाइन हरिपाल भाई के लिए कहा जाए तो बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। एक सामान्य घर से बिलोंग करते हुए जिनके पिताजी किसानी करते थे, आज आपके सामने यहाँ तक पहुंचे हैं। और अगर आप इनके बारे में और भी डिटेल से जानना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। यूपी पुलिस की भारी भरकम लगभग 60,244 पदों के लिए कांस्टेबल की भर्ती आई है। आपको अच्छे से पता है, आप बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे हो। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, किस तरीके से मैं तैयारी करूँ। आप नहीं समझोगे, मुझे बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो लोग भी आज सेलेक्ट हुए हैं वो भी लगभग आप जैसे ही परिवार से बिलोंग करते थे, और शायद हो सकता है उनके साथ और भी सारी दिक्कतें रही हों, लेकिन वो दिक्कतों को किनारे करते हुए अपने मेहनत के दम पे आज यहाँ पहुंचे हैं। हरिपाल भाई के बारे में अगर आपको और अच्छे से जानना है तो मैं सीधे आपको हरिपाल भाई से बात कराता हूं, जिससे आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो सके और इस बार अपने इस बदन पे खाकी वर्दी चढ़ा सके। तो हरिपाल भाई, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। थैंक यू भाई, आपने अपने चैनल पे बुलाया, और सभी ऑडियंस का जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग मुझे अच्छे से समझेंगे, और अपने अंकुर भाई का जो परिवार है, इस परिवार का हिस्सा आप लोग बने हैं, बहुत बधाई। तो मेरा सफर सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से जानने वाले हैं कि किस प्रकार हरिपाल भाई ने एसएसबी की नौकरी में रहते हुए दोबारा यूपी पुलिस की परीक्षा दिया और चयनित होकर आपके सामने आए हैं। तो हरिपाल भाई, मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि आपने कहां तक पढ़ाई की थी? मैंने जो है 12वीं तक पढ़ाई की है, और सन 2007 में मैंने जो है 10वीं की, और 9 में जो है 12वीं की है। तो सबसे पहले आप एसएसबी में किस साल में ज्वाइन किए? सन 2009 में ही हम जो है जून में ज्वाइन किए थे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आप एसएसबी में ज्वाइन किए थे उस समय जो कंपटीशन होता था किस स्तर का होता था और किस तरीके से आप उस समय तैयारी की? कंपटीशन मतलब जैसे उस टाइम पर सुविधाएं थी उसके आधार पर तो उसी हिसाब का होता था। कंपटीशन आज के लेवल से तो कम था, पर यह था कि उस टाइम पर जैसे आज का इंटरनेट का जमाना, आदमी मोबाइल में खोले कुछ भी देख लेता है, तो वो चीज उस टाइम पर नहीं हुआ करती थी। सब कुछ किताबों से ही पढ़ना होता था, और 10वीं के लेवल का सब कंपटीशन वहां पर रहता था। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि जिस समय जिन लोगों ने भी गवर्नमेंट जॉब निकाला है उस समय अपने हिसाब से बहुत ही तगड़ा कंपटीशन दे के निकाला है। तो लगभग हाँ, उस समय भी कोई कंपटीशन कम नहीं था। अगर कोई सोचेगा ऐसे ही नौकरी मिल जाती है, ऐसा नहीं था। तो उस समय हरिपाल भाई लगभग आप कितने साल सेवा दी है एसएसबी में? हम 11 साल सेवा दे के आए हैं एसएसबी में, और सन 2009 से लेके 2021 में यहाँ पे सितंबर में ज्वाइन किए हैं। 13 साल की नौकरी करने के बाद मैक्सिमम लोग हिम्मत छोड़ देंगे कि अब तो इसी में जिंदगी काटना है, अब जो मिल गया उसी में संतुष्ट करेंगे। लेकिन अब कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि हरिपाल भाई के दिमाग में आया कि एक बार और कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल फोर्सेस की जो भी नौकरियां होती हैं वो बहुत दूर दूर तक आपको पोस्टिंग के लिए भेजती हैं। तो पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि परिवार को संभालने के लिए यूपी में ही नौकरी करना था। उसके लिए यूपी पुलिस का एग्जाम इन्होंने चुना, और किस तरीके से यूपी पुलिस का एग्जाम इन्होंने क्रैक किया आइए जानते हैं। तो हरिपाल भाई, जब आपको ये लगा कि यूपी पुलिस का तैयारी करना है तो उस समय तो एसएसबी में बहुत ही दिक्कत रहती थी, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता होगा। बिल्कुल। किस तरीके से आपने पढ़ा और टाइम को कैसे मैनेज किया? हम जो है ड्यूटी करने के बाद में वहां पर मैक्सिमम जो है 8 घंटे की ड्यूटी पर डे रहती थी, जिसमें नाइट में भी ड्यूटी होती थी और दिन में भी। तो जो बाकी जो हमको समय मिलता था रेस्ट का, उस रेस्ट टाइम में हम लोग पढ़ाई करते थे। अपना लाइट वाइट ले लिए थे, किताबें रखे थे, अपने मच्छरदानी बांधे, रात में उसमें पढ़ाई करते थे, दिन में भी जैसे समय मिलता था फिर पढ़ाई करते थे ड्यूटी के बाद में। तो उस समय तो ड्यूटी के दौरान आप बाहर लगभग जा नहीं सकते थे और उतना टाइम होता नहीं था, तो कैसे आप पढ़ाई करते थे? बाहर जाके किसी कोचिंग में एडमिशन कराए थे या फिर यूट्यूब से या फिर बुक्स लिए थे? नहीं, उस टाइम पे जो है बाहर तो जा नहीं सकते थे क्योंकि ड्यूटीज रहती हैं, और बटालियन से बाहर जाना अलाउ भी नहीं था, या कंपनी में रहे तो वहां पर जो है किताबों से पढ़ाई करते थे। और
बाकी अपना ऑनलाइन माध्यम यूट्यूब से पढ़ते थे। उस टाइम कोर्स वगैरह लॉन्च ये लोग कोई नहीं करता था, तो उस टाइम फ्री में ही सब लोग पढ़ाते थे, तो यूट्यूब से पढ़ते थे उस टाइम पे। सुबह से उठने से लगा है रात को सोने तक का कैसा आपका शेड्यूल रहता था, किस तरीके से आप टाइम टेबल को बांटते थे और किस तरीके से आप सब्जेक्ट को समय देते थे? सुबह में पीटी होने के बाद में, सुबह में वहां पे 5:40 पे गर्मी में पीटी होती है, पीटी टाइम के बाद में फिर जो है 7 साढ़े 7 तक हम लोग फ्री हो जाते थे पीटी से। उसके बाद में जो है 11:40 तक हम लोगों की वर्किंग होती थी, अगर हम ड्यूटीज में हैं तो 11:40 तक वर्किंग होने के बाद में फिर 2:40 तक फ्री रहते थे, उस टाइम में पढ़ते थे। उसके बाद में ड्यूटी रहती थी, उसके बाद में शाम में फिर पढ़ते थे। अगर संतरी ड्यूटी में होते थे, वहां 2 तरीके की ड्यूटी होती है। अगर संतरी ड्यूटी में है तो हर 6 घंटे के बाद में 3 घंटे ड्यूटी रहती थी। हाँ, उस जो 6 घंटे का पीरियड होता था उसमें पढ़ते थे। तो आप देख सकते हैं हर जगह हर परिस्थितियां आपके साथ समस्या ही पैदा करेंगी, बस देखना ये होता है कि आपका जज्बा कैसा है, उस परिस्थितियों से लड़ने में आप सक्षम हैं या नहीं। क्योंकि परिस्थितियां कभी भी आपको खाना परोस के आपके सामने नहीं देंगी, आपको खाना बनाना भी पड़ेगा और बनने के बाद उसको खाना भी पड़ेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ दिक्कत हुई है या फिर आप ही के परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने मेरा सफर के सीरीज का पहला भी वीडियो देखा था, मेरा सफर सीरीज का दूसरा वीडियो भी देख रहे हैं और आप इसको काफी हद तक अपने से कनेक्ट भी करा सकते हैं। अब तो तैयारी के बारे में आप अच्छे से समझ गए। अब असली चीज हम लोग जानने वाले हैं। जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं उस दौरान जो हमारे ना चाहने वाले लोग होते हैं, जैसे हमारे परिवार के कोई पटीदारी में हो या फिर किसी से झगड़ा हुआ हो, वो किस तरीके से आपको टॉर्चर करते हैं, किस तरीके से आपको माइंडली डिस्टर्ब करते हैं और आपको सफल होने से रोकते हैं। तो हरिपाल भाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम 4 भाई हैं और 4 भाई में पिताजी हैं, मम्मी नहीं है। तो चारों भाई में सबसे छोटा मैं हूँ, जिसमें क्या 3 भाइयों की शादी हो चुकी और मेरी भी शादी हो गई। अब तो 2017 में मेरी भी शादी हो गई। उससे पहले जो नौकरी का जो दौर है तो सारे भाइयों की शादी हो चुकी थी, सब परिवार सब अपने अपने अलग हो गए थे। फिर भी हमने जो है मेहनत करते चले गए। 2007 में जो है हमने 10वीं करने के बाद में, जब 12वीं में एडमिशन था तो उसी टाइम में जो है इसका एसएसबी का फॉर्म 10वीं से निकलता है, ये फॉर्म अप्लाई किया। और उस टाइम फिजिकल पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहता था, पढ़ाई के साथ साथ 1600 मीटर की रेस होती थी जिसमें क्या 6 मिनट का समय मिलता था और लॉन्ग जंप हाई जंप दोनों होता था, तो इसमें फिजिकल को उस टाइम ज्यादा फोकस था। तो ये हमने नौकरी का मतलब जो है सफर पूरा किया है। तो ये कहा जा सकता है कि आपके परिवार में आप भी एक ऐसे इकलौते शख्स हैं जो सरकारी नौकरी में है। मैं अपने परिवार के साथ साथ कहना चाहता हूं कि मैं गांव में अपने फर्स्ट नौकरी है मेरी। मतलब जो हमारा 1200 वोटों का गांव है, 1200 वोटों में फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब में मैं ज्वाइन किया सबसे पहले। पिछड़ा हुआ क्षेत्र था गांव का, बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। तो हरिपाल भाई, जब आप जैसे नौकरी करने के पहले का जो दौर था, जैसे आप पढ़ाई करते थे, इंटर पास हो गए और नौकरी पाने के बीच का गैप, ऐसी परिस्थितियां नहीं आई कि जो आपके न चाहने वाले हो वो ताना मारे, टोंट कसे कि अरे तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, या फिर तुम्हारी तो औकात ही नहीं है, या फिर तुम्हारे पापा तो किसान है, तुम कैसे सरकारी नौकरी निकाल? बिल्कुल बिल्कुल, वो सब लोग रहते हैं पर उनको जो है इग्नोर करना है, उनकी बातों को नहीं सुनना है, बस ये सोचना है कि हमें तो बस हर हालत में नौकरी लेनी है। और वही जज्बा हमने रखा। और ये मानिए कि जब हम 2009 में एसएसबी ज्वाइन कर गए, उसके बाद हमने देखा घर की परिस्थिति ठीक नहीं है। उसके बाद वहां भी बहुत लोग मिलते थे, आप कुछ नहीं होगा, जो आपने नौकरी ले ली आप दूसरी नहीं ले पाओगे। पर जब जिस दिन हम वहां से आए तो वो लोग भी हमको सैल्यूट किए कि हम तुम्हारे जज्बे को सलाम करते हैं, तुमने वास्तव में नौकरी ले ली। तो इसलिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्होंने ठान रखा है तो बिल्कुल नौकरी ले सकते हैं। मैं हरिपाल भाई से ये भी पूछना चाहूंगा कि जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत डरे हुए हैं क्योंकि एग्जाम का डेट लगभग 18 फरवरी घोषित हो चुका है, हो सकता है सब कुछ अगर नियम अनुरूप रहा तो उसी दिन पेपर होगा। तो हरिपाल भाई, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, लास्ट टाइम में मैं यही कहना चाहूंगा, जो मैंने रणनीति अपनाई थी। अभी आपके साथ में जो है लमसम 40 दिन का समय है, 40 दिन के आसपास हैं। इस 40 दिन में आप अगर पहले से तैयारी किए हुए हैं तो इसमें हर सप्ताह के बीच में एक दिन तो मॉक टेस्ट लगाएं और उसका एनालिसिस करें अच्छे से, और बाकी दिन अपनी सिर्फ तैयारी करें। मतलब जो चैप्टर आपके वीक हैं उनको इंप्रूव करें। और ये नहीं है कि पूरा आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने में उतना समय देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हिस्ट्री पकड़ के बैठ गए, पता लगा हिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं। हमने जो पढ़ाई की वो एकदम जो है सॉलिड पढ़ाई की, जैसे कि स्टैटिक का पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है।
तो स्टैटिक पे ज्यादा मेहनत करनी है। सबसे ज्यादा जो अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लेना जो मैं लिया हूं तो वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट से मैं सिलेक्शन लिया हूं, क्योंकि मैंने हिंदी और रीजनिंग पे बहुत ज्यादा मेहनत की है। मेरे 55 क्वेश्चन में से रीजनिंग में मुझे आज भी ध्यान है 50 क्वेश्चन ठीक थे और हिंदी में जो है 27 क्वेश्चन ठीक थे। टोटल मिला के मेरे इसमें 107 क्वेश्चन ठीक थे। तो आप लोग समझ सकते हैं, आप इन 2 सब्जेक्टों पे बहुत ज्यादा मेहनत कीजिएगा, लास्ट टाइम है, और अपने आप को परखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपको खुद दिखाई देगा कि ये परीक्षा में आएगा। तो अभी आप लोग जिनकी बातें सुन रहे थे उनका नाम है हरिपाल सिंह, जो कि यूपी पुलिस के ही विभाग में जेल वार्डर के पद पे तैनात हैं। और आप लोग ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेटेजी सबकी अलग हो सकती है, लेकिन फाइनल सबका टारगेट नौकरी लेना ही होता है। हो सकता है जो आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं उसी से आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ये जो कहानियां है ना, ये आपको डिमोटिवेट होने से बचाती हैं। जैसे आपके साथ जो दिक्कतें अभी हो रही है ना, लोगों के द्वारा ताने, या फिर लोग ये कहते होंगे कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा, या फिर ये कहते होंगे कि जो तुम्हारे परिवार का सिचुएशन है उस कंडीशन में रह के सरकारी नौकरी लेना असंभव है। तो बस ये कहानी आपको प्रेरणा देने के लिए सुनाई जा रही है, ताकि इसको देख के आप ये सीखिए कि एक दिन आप भी इनके जगह पे बैठ सकते हो। और मैं आपसे आपका इंटरव्यू लूंगा ताकि आपके कहानी से लोग मोटिवेट हो सकें। तो मेहनत से आप पढ़ते रहिएगा, लोगों से कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। जवाब देना है तो सफलता लेके दीजिए। अगर आपके मुंह पे कोई बुराई कर रहा है तो मुंह से नहीं बोलना है, बस उस समय का इंतजार करिए। लोग कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए, तो अभी लोहा आप गर्म कर रहे हैं। आपके ऊपर है कि लोहा एकदम लाल हो जाएगा तब हथौड़ा चलाएंगे, या फिर जब लोहा लाल नहीं हुआ है तभी चलाएंगे। क्योंकि लोहा कच्चा रहता है ना, तो उस पर आप जी जान लगा के भी हथौड़ा लगाएंगे तो लोहा दबता नहीं है। तो उस समय का इंतजार करिए, एकदम बाज जैसी नजर बनाए रखिए, एकदम शांति से पढ़ाई करते रहिए, डिमोटिवेट नहीं होना है। एग्जाम जितना नजदीक आएगा उतना ही आपको दिक्कत महसूस होगी, लेकिन अगर आप उस दबाव को सह लेते हैं, उस दबाव से लड़ लेते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके इसी शरीर पे, जैसे हमारे ऊपर वर्दी है, जैसे हरिपाल भाई के ऊपर वर्दी है, वैसे आपके ऊपर भी वर्दी रहेगी। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर प्रेरणा दी होगी। ऐसे ही सीरीज का अगला वीडियो भी आता रहेगा, अलग अलग लोगों की स्ट्रेटेजी आप लोगों तक पहुंचती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं आपको एक सूचना और देना चाहूंगा, हरिपाल भाई का यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है? हरिपाल यूपीपी मोटिवेशन। ही बोलो, हरिपाल यूपीपी मोटिवेशन के नाम से, जिसमें ये सेंट्रल फोर्सेस को एकदम अच्छे से टारगेट करते हैं। बाकी जो भी फोर्सेस की नौकरी आती है चाहे वो उससे रिलेटेड बहुत अच्छे से जानकारी देते हैं। चूंकि 13 साल सर्विस कर चुके हैं एसएसबी में, तो बहुत ही डिटेल और जमीनी स्तर पे आपको जानकारी देते हैं। तो अगर आप सेंट्रल फोर्सेस की तैयारी करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मोटिवेटेड रहिएगा।